अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो है इम्यूनोहिमोलिटिक एनीमिया। तो इम्यूनोहिमोलिटिक एनीमियाज में क्या होगा कि उसमें कोई इम्यून रिस्पॉन्स होगा जिसकी वजह से हमारे पास हेमोलिसिस वगैरह हो गए और उसमें अल्टीमेटली एनीमिया के साइन एंड सिम्टम आएंगे। तो ये बहुत जनरल सा है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसमें एंटीबॉडीज़ बन सकती है अगेंस्ट द आरबीसी, जो एंटीजन है उसकी सरफेस पे आरबीसी के, तो वो हेमोलिसिस करवा सकते हैं। अब इसमें ना हमने 2 टाइप्स करनी है, ठीक है। तो इम्यूनोहिमोलिटिक एनीमिया क्या इज़ कॉज बाय द एक मिनट, caused by the antibody that bind to antigen on the red cell membrane, and these antibody ultimately cause the hemolysis that will result in the anemia. The antibody that may arise spontaneously or may be induced by exogenous agents such as drug, chemicals वगैरह के रिस्पॉन्स में भी हमारे पास ये एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो सकती हैं अगेंस्ट द आरबीसी। अब इसकी क्लासिफिकेशन कैसी है कि डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एंटीबॉडी के उसमें कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, आईजीएम में आईजीजी या आईजी डीएम एक्सेट्रा, द प्रेजेंस ऑफ द प्री डिस्पोजिंग कंडीशन। तो ये पहले हम टेबल करते हैं। इसमें हमने 2 क्लासिफिकेशन करनी है इम्यूनोहिमोलिटिक एनीमिया की। तो पहले है वार्म एंटीबॉडी टाइप और फिर है कोल्ड एंटीबॉडी टाइप। अब वार्म, वाई इट इज़ कॉल्ड वार्म, क्योंकि इसमें ना देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि जो हमारे पास हेमोलिसिस होती है ना वो मेनली स्टार्ट होती है जब बॉडी का टेम्परेचर ना हाई होता है। हाई तो नहीं हम कह सकते, लाइक ये कि 37 सेल्सियस पे हेमोलिसिस हो रही होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड। कोल्ड में क्या होगा कि टेम्परेचर कम होता है और फिर वो हेमोलिसिस स्टार्ट होती है। और उसके बाद जो एक वार्म टाइप है ना, इसमें अब एंटीबॉडी जो मेन होती है ना वो होती है आईजीजी एंड आईजीए, वाइल इन द कोल्ड इसमें होती है आईजीएम मेन एंटीबॉडी, ठीक है। तो वो डिटेल से हम पढ़ते हैं। अभी इनके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो वार्म एंटीबॉडी में प्राइमरी हो सकता है कि इडियोपैथिक है और स्कैंडरी गया है कि बीटा सेल का अगर नियोप्लाजिया है, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एसएलई वगैरह, और ड्रग्स में अल्फा मिथाइल डोपा पेनिसिलिन एंड क्विनिलीन, अल्फा मिथाइल डोपा पेनिसिलिन एंड क्विनिलीन दैट विल कॉज द वार्म एंटीबॉडी टाइप हेमोलिटिक एनीमिया। कोल्ड एंटीबॉडी टाइप में हमारे पास एक्यूट और क्रॉनिक टाइप्स आती हैं। इसमें यह है कि माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। क्रॉनिक में इडियोपैथिक हो सकता है और सेम वही है कि बीटा सेल लिम्फोइड नियोप्लेजिया हो सकते हैं और लिम्फोप्लाज्मासिटिक लिम्फोमा। तो अब देखते हैं कि ये हमारे पास वार्म एंटीबॉडी इम्यूनोहिमोलिटिक का एनीमिया में क्या आएगा। अच्छा, ये जनरल है कि हमारे पास है डायग्नोसिस इज़ ऑन द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंड और द कॉम्प्लीमेंट ऑन द रेड सेल। तो ये डायग्नोसिस है, दिस इज़ डन विद द डायरेक्ट होम टेस्ट। अब एक डायरेक्ट होम टेस्ट है और एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में क्या करना है कि पेशेंट का रेड सेल लेना है और रेड सेल आर इनक्यूबेटेड विद एंटीबॉडी अगेंस्ट ह्यूमन। हमने पेशेंट के रेड सेल लेने हैं और उस पर तो एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स होगा ना, तो हमने उसको इनक्यूबेट करना है विद द एंटीबॉडी डैट एंटीबॉडीज़। आप सिंपली कह लो कि हमने पेशेंट का रेड सेल लिए हैं, उसमें तो एंटीबॉडीज़ होंगी ना उसके खिलाफ, वो पेशेंट के सीरम वगैरह में या जो भी है। तो हमने क्या किया है कि एंटीबॉडीज़ बनाई हैं और उसको उसके साथ इनक्यूबेट किया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि एग्लूटिनेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट में एंटीबॉडीज़ थी अगेंस्ट द आरबीसी एंटीजन। उसके बाद इनडायरेक्ट होम टेस्ट में क्या करना है कि विच असेस द एबिलिटी ऑफ द पेशेंट सीरम टू एग्लूटिनेट द टेस्ट रेड सेल। अब यह है कि उसमें हमने क्या किया था कि एंटीबॉडी जो बॉडी में थी, लाइक जो भी पेशेंट है, हम इम्यूनोहिमोलिटिक वाले हैं ना, तो उसमें क्या है कि अल्टीमेटली क्या है कि आरबीसी के खिलाफ एंटीबॉडी के पेशेंट के सीरम में, तो हमने उस एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई और उसको जब एग्लूटिनेशन हुई तो ये डायग्नोस्टिक हो गया दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया बट ड्यू टू द इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या करना है कि पेशेंट का सीरम लेना है और हमने एक टेस्ट आरबीसी लिया होगा जिसके ऊपर ना हमने जो एंटीजन होंगे वो कोट किए होंगे, मतलब टेस्ट आरबीसी, उसके ऊपर वो सरफेस डिटरमिन वही है एंटीजन। और जब पेशेंट सीरम हम उसके साथ मिक्स करेंगे ना, तो वो क्या करेगा कि पेशेंट सीरम उसमें तो एंटीबॉडीज़ होंगी तो वो उन आरबीसी की एग्लूटिनेशन करवा देगा और जिससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट में क्या है कि एंटीबॉडीज़ है अगेंस्ट द आरबीसी। तो दोनों टेस्ट यूज़ होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होम टेस्ट। नाउ वार्म एंटीबॉडी इम्यूनोहिमोलिटिक एनीमिया क्या है कि हेमोलिसिस रिजल्ट फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ हाई एफिनिटी ऑटो एंटीबॉडी टू रेड सेल विच आर रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन बाय
फर्स्ट क्या होगा, एंटीबॉडी उससे बाइंड करेगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब वो एंटीबॉडी बाइंड करती है या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब मोस्ट इज द C3b और उसको प्रेजेंट कर देती है टू द मैक्रोफेज, तो इस प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन कहते थे। तो ये होगा कि विच आर रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन बाय द फैगोसाइट इन द स्प्लीन एंड एल्सवेयर। इन एडिशन टू erythrophagocytosis, in complete consumption, nibbling of the antibody coated red cell by the macrophage remove the membrane। अब ये है कि वो क्या करेंगे कि हमारे पास ना ये हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस वाला थोड़ा सा याद करें कि उसमें क्या होगा कि वो वेजिकल्स रिलीज़ हो रहे थे और अल्टीमेटली क्या हो रहा था, जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो थी ना RBC की, वो डिक्रीज़ हो रही थी। RBC का जो मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया होता है ना वो ज़्यादा होता है नॉर्मल से, और यही उसको डिफॉर्म होने में हेल्प आउट भी करता है व्हेन दे हैव टू पास टू द टाइट और नैरो कैपिलरीज फॉर एग्जांपल इन स्प्लीन। तो जब वो मेम्ब्रेन कम हो जाएगी तो वो हमारे पास फ्री शेप में चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि दे लूज देयर कैपेबिलिटी टू डिफॉर्म, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर देयर hemolysis, because when they have to pass through the spleen where they are the tightest capillary in the body, so because of their inability to deform they will stuck, and ultimately the phagocyte become activate, and that will cause the phagocytosis of that stuck RBC, and this is the result of the hemolysis। ठीक है, थोड़ी सी समझ मेरा ख्याल आ गई होगी। तो erythrophagocytosis in complete consumption, nibbling of the antibody coated RBC by the macrophage remove the membrane and transform the red cell into the spherocytes। समझ आ गई होगी मेरा ख्याल से। विच आर रैपिडली डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन। तो यही बात है कि उन्होंने उसका पोर्शन रिमूव किया मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से उनकी सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम हो गई, एंड दैट विल रिजल्ट इन द स्फीयर शेप ऑफ द सेल। अब स्फीयर्स क्या करेंगे कि वो अनेबल हैं, ठीक है, और डिफॉर्म नहीं हो सकते। ये थोड़ा पीछे सारा इसका हेरेडिटी स्फीरोसाइटोसिस में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो व्हेन दे हैव टू पास थ्रू द स्प्लीन बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी, तो वो वहाँ फंस जाएंगे और अल्टीमेटली मैक्रोफेज की एक्टिवेशन होगी, एंड दैट विल रिजल्ट इन हेमोलिसिस। Warm antibody immunohemolytic anemia caused by immunoglobulin IgG or IgA antibody that are active at 37 Celsius। More than 60% ऑफ केसेस इडियोपैथिक होंगे और इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं जैसे SLE वगैरह, और ड्रग्स से भी इंड्यूस होते थे, जिसमें ड्रग्स कौन सी पड़ेंगे, अल्फा मिथाइल डोपा, पेनिसिलिन एंड क्विनिडीन। उसके बाद सीवियरिटी जो होती है वो डिपेंड करती है, पेशेंट माइल्ड भी हो सकते हैं, क्रॉनिक सीवियर भी हो सकती है, ठीक है। तो स्प्लीनोमेगाली हो गई, दैट इज़ द फीचर ऑफ द हेमोलिटिक एनीमिया। उसके बाद क्या है कि ये यहाँ पे उन्होंने सिर्फ यही बताया हुआ है कि ये वाली ड्रग्स हो सकती हैं। अब डिफरेंट ड्रग्स का बताया हुआ है कि अल्फा मिथाइल डोपा क्या करती है, अल्फा मिथाइल डोपा इंड्यूस द एंटीबॉडी अगेंस्ट इंट्रिंसिक रेड सेल कॉन्स्टिट्यूटेंट इन द पर्टिकुलर RH ब्लड ग्रुप एंटीजन, मतलब जो D एंटीजन होता है। लेकिन जो दूसरी ड्रग है, ठीक है, ड्रग समहाउ अल्टर द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ नेगेटिव एप्टोप्स एंड देयर बाय सर्कमवेंट्स द T सेल टॉलरेंस। दूसरी ड्रग्स क्या थी इसमें, दूसरी ड्रग आई थिंक कौन सी लिखी हुई है, कुछ भी नहीं लिखी हुई। तो अल्फा मिथाइल डोपा ने क्या किया था कि हमारे पास उसके मतलब रेड सेल के कंपोनेंट के खिलाफ एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को इंड्यूस किया था। और दूसरी ड्रग लाइक पेनिसिलिन एंड क्विनिडीन क्या कर रही है कि हमारे पास जो टॉलरेंस होती है ना, नाउ व्हाट इज़ द टॉलरेंस, दिस इज़ द प्रीवियस कंसेप्ट फ्रॉम द फिजियोलॉजी। तो आप लोग को मेरा ख्याल है पता होगा, मैं थोड़ा सा एक बस जनरल सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि टॉलरेंस ये होता है कि जब हमारे पास इम्यून सेल बन रहे होते हैं ना, तो जो भी उनके सेंटर है लाइक B सेल बनते हैं हमारे पास बोन मैरो में, और T सेल उनका प्रिकर्सर तो उधर से ही आता है, लेकिन जो मैचुरेशन हो रही होती है वो हमारे पास थाइमस वगैरह में होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सर्कुलेशन, तो बॉडी के सारे एंटीजन उनको एक्सपोज होते हैं इफ़ दे बिकम द रिएक्टिव अगेंस्ट द बॉडी एंटीजन, लाइक जिसको सेल्फ एंटीजन भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या होता है कि जो रिएक्ट कर देगा T सेल है या वेदर इट इज़ अ B सेल, तो वो वहीं पे सेंटर में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उनकी अपॉप्टोसिस वगैरह हो जाएगी, एंड दे विल नॉट रिलीज इनटू द सर्कुलेशन। तो ये है टॉलरेंस। टॉलरेंस ये और सिर्फ वो वाले रिलीज़ होंगे जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स अगेंस्ट द बॉडी एंटीजन नहीं दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है टॉलरेंस के दे आर टॉलरेटेड अगेंस्ट द बॉडी एंटीजन, मतलब फिर वो सिर्फ फॉरन जो एंटर होगा बॉडी में कोई भी पार्टिकल, तो उसी को एंटीजन कंसीडर करेंगे, बॉडीज़ के खिलाफ रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो दूसरी ड्रग्स क्या करती हैं कि इस सेल टॉलरेंस के प्रोसेस को क्या करती हैं कि डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से वही होगा कि RBC के खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ एक्टिव हो जाएंगी, एंटी सेल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अदर ड्रग्स जिसमें पेनिसिलिन आ गई, इसने क्या किया है कि ये कोवलेंटली बाइंड करती है सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से, और क्या करती है कि नियो एंटीजन क्या था कि एक चीज़ है वो इट्स सेल्फ इज़ नॉट कैपेबल टू
स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन जब वो किसी के साथ बाइंड कर देगी तो एक न्यू एंटीजन बन जाएगा। नाउ दिस न्यू एंटीजन इज कैपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। तो यही है कि उसके खिलाफ इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो गया एंड दैट विल अल्टीमेटली लेड टू हेमोलिसिस। ठीक है, तो ये सारा कुछ था इसमें। और अब आ गया है कोल्ड एंटीबॉडी इम्यूनो हिमोलिटिक एनीमिया। कोल्ड एंटीबॉडी में क्या होगा कि ये एक्स्ट्रावेस्कुलर सी होती है। हाँ, वहाँ पे हमने ये जो पढ़ा है एंटीबॉडीज़ वार्म वाला, ये मेनली जो ड्रग वाली मैंने बात की है, तो उसमें क्या था कि वो ड्रग सेल इंट्रिंसिक कंपोनेंट के खिलाफ एंटीबॉडी कर रहे थे इंड्यूस। ठीक है, मतलब आरबीसी का ही ये प्रॉब्लम आ रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि आईजीएम एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है मेनली कोल्ड बॉडी इम्यूनोहिमोलिटिक में, जो कि रेड सेल मेम्ब्रेन से बाइंड कर देगी। लेकिन टेम्परेचर क्या चाहिए 30 सेल्सियस, वहाँ पे 37 था, दैट्स वाई दे आर द वार्म एंटीबॉडी इम्यूनोहिमोलिटिक एनीमिया। और हमें पता है 30 सेल्सियस कहाँ होता है, डिस्टल पार्ट है बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ पे हमारे पास टेम्परेचर लो होता है दैन इन द ट्रंक, और कोल्ड वेदर में वैसे ही लो होता है। तो कोल्ड एग्लूटिनेशन समटाइम अपेयर ट्रांजिटली ड्यूरिंग द रिकवरी फ्रॉम द निमोनिया काज्ड बाय द माइकोप्लाज्मा स्पीशीज एंड इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस प्रोड्यूसिंग माइल्ड टू सीवियर एनीमिया। लिटिल क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है, और जो उसकी कॉजेज हो सकती है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि इडियोपैथिक हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है, लिम्फोप्लास्टिक लिम्फोमा। उसके बाद पैथोजेनेसिस क्या होगी, दैट आईजीएम बाइंडिंग टू रेड सेल इनिशिएट द फिक्सेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट बट लेटर स्टेप। अच्छा, सबसे पहले आईजीएम बाइंड करती है। ठीक है, उसने क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट की फिक्सेशन करवा देती है। अब जब कॉम्प्लीमेंट की फिक्सेशन होती है तो हमें पता है कि वहाँ से वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C3, C3b4 और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स वगैरह सब बनने हैं। लेकिन क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन तो होगी, लेकिन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो है उसकी अब कैस्केट जो आगे चलना है, कैस्केट अक्कर इनएफिशिएंटली एट द टेम्परेचर लोअर देन 37 सेल्सियस। मतलब उसको टेम्परेचर कॉम्प्लीमेंट का अब कैस्केट चलाने के लिए 37 ही चाहिए। लेकिन हमने अभी डिस्कस किया कि दैट आईजीएम बाइंड ओनली एट द 30 सेल्सियस। तो क्या करेगा कि फिर रेड सेल जो होंगे ना विद बाउंड आईजीएम आर कोटेड विद कॉम्प्लीमेंट C3 फ्रेगमेंट, मतलब वो आगे पर सीट नहीं करेगा ये कॉम्प्लीमेंट, और ये लाइस भी नहीं होंगे बट आर नॉट लाइस विद द इंट्रावेस्कुलरी मतलब वही जनरल बॉडी सर्कुलेशन में एक्सट्रीमिटीज़ में। तो अब क्या है कि आईजीएम भी बाउंड है और कॉम्प्लीमेंट का इनिशियल प्रोडक्ट भी बाउंड है, बट आगे कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये है कि जब ये वार्मर एरिया में जाएंगे, अब आरबीसी विद द कोटेड आईजीएम और C3 भी जब ये सर्कुलेट करके वार्मर एरिया में जाएंगे बॉडी में, तो वहाँ पे क्या होगा कि आईजीएम तो रिलीज हो जाएगी बट C3b इज स्टिल कोटेड, स्टिल अटैच। और C3b क्या करता है, हमें पता है कि वो एज अ ऑप्सनाइजेशन एक्ट करता है। तो वो क्या करेगा कि इट रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ द फेगोसाइट इन द स्प्लीन एंड द अदर साइड। तो वहाँ पे क्या होगा, मैक्रोफेज की एक्टिवेशन होगी स्प्लीन और लिवर वगैरह में, और वहाँ पे फिर क्या होगा कि उनकी हेमोलिसिस हो जाएगी एक्स्ट्रावेस्कुलर, बिकॉज आईजीएम इज़ पेंटावेलेंट। अब पेंटावेलेंट है तो क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूटिनेशन होगी, स्टैकिंग होगी, क्रॉस लिंकिंग होगी बिटवीन द रेड सेल। तो आईजीएम इज पेंटावेलेंट, ईच मॉलिक्यूल कैन बाइंड टू मोर देन वन रेड सेल, क्रॉस लिंकिंग रेड सेल एंड काजिंग देम टू क्लम्प एग्लूटिनेट, और इसकी वजह से और ज़्यादा उसकी हेमोलिसिस होगी। स्लेजिंग ऑफ द ब्लड इन द कैपिलरी बिकॉज ऑफ द एग्लूटिनेशन ऑफ द रेड सेल ऑफन प्रोड्यूस रेनॉल्ड्स फिनोमेना इन द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द इफेक्टिव इंडिविजुअल। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ जाए होगी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द इम्यूनोहिमोलिटिक एनीमिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल हेमोलिसिस, जो कि बहुत ईजी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।